नमस्कार, मास्क उतारो जी में जो आपका अपना चैनल है उसमें आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभिषेक तिवारी जी से फिर से। ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स। वो उनसे मैं जब बोलती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, एक मैसेज भेजती हूँ, वो मान जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। बात ये है कि ये यूजीसी का तो ड्रैकोनियन लॉ चल ही रहा है। ऊपर से मुझे लगता है जो वेमुला का रोहित वेमुला का जो इन्होंने शुरू करा है कर्नाटका में, उसका क्या होगा? दोनों का कंपैरिजन करते हैं और अभिषेक तिवारी से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार अभिषेक। नमस्कार दीदी, प्रणाम, जय श्री राम। अभिषेक क्या है ये? मैं पूरा बैठ के देखो, मैंने पोथे बनाए हुए हैं, ये देखो। मैं दोनों को पढ़ी जा रही हूँ, यूजीसी के भी और उसको। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे जनरल कैटेगरी ना हो गई, एक देश के ऊपर अभिशाप हो गया, कोई श्राप हो गया कि उसी के पीछे पड़े हुए हैं। और ये रोहित वेमुला का एक्ट तो बहुत ही ड्रैकोनियन है, बहुत ही डरावना है। मच्छर है यूजीसी रोहित वेमुला के आगे, हाँ, मक्खी है। रोहित वेमुला एक्ट में तो प्राइवेट डिम्ड सभी सब कवर हो गया है, कुछ है ही नहीं। और जो खतरनाक चीज है ना कि इसके अंदर जो आ रहे हैं, मतलब पूरा मुस्लिम और क्रिश्चियन वो भी आ गए माइनॉरिटी के हाँ, नाम पर, यानी एमसी वाले भी आ गए, ओबीसी वाले भी आ गए, दलित भी आ गए। यानी सिर्फ और सिर्फ सवर्णों को, सवर्ण कहना तो ठीक नहीं, जनरल क्लास कहना चाहिए। जैसे ट्रेन के अंदर जो जनरल डब्बा होता है ना, उसके अंदर ठूस ठूस के लोग भरे होते हैं, बाकी आरक्षण फर्स्ट क्लास, AC2, AC3, ऐसा है। अब इसके अंदर जो प्रावधान है, मैं पढ़ रहा था कि शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव या उत्पीड़न के केस पर, मैं पहले बता दूं, यहां भी कोई फेक केस पर कोई सजा का प्रावधान नहीं है। करने पर 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक की सजा, 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना है। यानी एक फेक केस लगाया किसी ने इंटेंशनली, और उस बच्चे के पास अब कुछ भी नहीं विकल्प है। अंततोगत्वा वो फ्रस्ट्रेट होकर के जीवन में या तो आत्महत्या कर लेगा, या कॉलेज तो खत्म ही हो गया, पढ़ाई लिखाई तो खत्म ही हो गई। दूसरा, असंज्ञेय और गैर जमानती हाँ। पुलिस अब कैंपस में आएगी। एंड ये SC ST एक्ट से भी ज्यादा अब खतरनाक हो गया, क्योंकि SC ST एक्ट सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को ये शक्तियां देता है, लेकिन ये रोहित वेमुला एक्ट सबको देता है। और देखिए झूठ कैसा है दीदी, एक आदमी जो ओबीसी से है, जिसने फेक सर्टिफिकेट बनवाया, उसको इन वामपंथियों ने विक्टिमाइज कर दिया। उसके आत्महत्या के लेटर के जो लाइंस कटे हुए थे, अब किसने काटा भगवान जाने। उसमें अंबेडकरवादी ग्रुप और SFI पर रोहित वेमुला ने आरोप लगाया। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ को इतना चिल्लाओ, जोर जोर से बोलो कि लगे कि नहीं, वो तो अत्याचार ब्राह्मणवाद के नाम पर हुआ है। भाई ब्राह्मण 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 ने, उसमें ब्राह्मण तो था ही नहीं। नमाज पढ़ा रोहित वेमुला ने याकूब मेमन के फांसी के बाद। ऑब्वियसली SFI वालों ने प्रेशर दिया होगा, ये जो भी हुआ होगा। याकूब मेमन के फांसी के विरोध में रोहित वेमुला खड़े थे। तो कांग्रेस उसको अपना लेती है। स्वतः क्यों अपना लेती है? क्योंकि कांग्रेस भी शाहिद लतीफ जैसे आतंकवादी को छोड़ देती है गुडविल जेक्चर के नाम पर। आप बताओ दीदी, शाहिद लतीफ कौन है जिसने इतना बड़ा आतंकवादी, पठानकोट जैसा आतंकवादी हमला कराया? उसका मास्टरमाइंड था। कांधार हाईजैक जब हुआ था ना दीदी, इसी शाहिद लतीफ को छुड़ाने की मांग की थी हाईजैकर्स ने। तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने नहीं छोड़ा। लेकिन कांग्रेस सरकार बनने के बाद, सोनिया गांधी की सरकार बनने के बाद इन्हें लगा कि नहीं नहीं, अब जो है शाहिद लतीफ हारमोनियम पकड़ के बिल्कुल प्रभु जी तुम चंदन हम पानी है, और भजन संध्या का दूसरा गाना के मैं तो राम की आरती उतारू रे करने लगा है। तभी तो गुडविल जेक्चर के नाम पर छोड़ा गया होगा। और कौन सा एक आतंकवादी का गुडविल जेक्चर, और बाहर निकलते ही गुडविल जेक्चर दिख गया। तो चाहे वो याकूब मेमन हो या शाहिद लतीफ, इससे राहुल गांधी का, कांग्रेस का स्वतः स्नेह बनता है।
चूंकि रोहित वेमुला उस पक्ष में खड़ा था तो उसके प्रति सद्भावना दिखती, और कोई कारण नहीं हो सकता। दूसरा कारण यह हो सकता है कि फेक एससी सर्टिफिकेट बनवा करके एडमिशन लेने के लिए उसे प्रेशराइज कर रहे होंगे, वो ग्रुप के लोग ब्लैकमेल कर रहे होंगे। इसमें ब्राह्मण कहां से है? जो तीसरा इसका है वो और ज्यादा है कि यदि संस्थान को ऐसा में किसी संस्थान में भेदभाव होता है तो प्रमुख को जवाबदेह ठहराया जाएगा, संस्थान को मिलने वाली सरकारी संस्था सहायता या अनुदान रोका जाएगा, पीड़ित को मुआवजा कानून के तहत दोषी व्यक्ति, ठीक है, दोषी व्यक्ति से लेके हर्जाना दिलाया। बताइए, ये खुला खेल बन जाएगा एक्सटॉर्शन। और साथ में मैंने सुना है, तो मैं पढ़ रही हूँ कि इसमें सिर्फ वो बच्चा ही नहीं, वो उसके अगर भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची कोई भी आके कंप्लेन कर दें तो वो कंप्लेन मानी जाए। हाँ, कंप्लेन मानी जाए। बताइए, इस देश के यूनिवर्सिटी और इसमें इसका मतलब ये है कि ये नॉन तो अवेलेबल ऑफेंस, नॉन अवेलेबल ऑफेंस पढ़ ही नहीं पाएगा इस देश का बच्चा। इसलिए मैं कहता हूं कि यूजीसी में तो सुप्रीम कोर्ट, हालांकि अच्छी बात यह है कि पहले ही साइट में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे बिल को खारिज कर देगा। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ये मामला जाएगा रोहित वेमुला, क्योंकि यूजीसी नहीं टिका तो ये तो महान ड्रेकोनियन है। पर अभिषेक, ये तो आपको नहीं लगता कि ये पॉलिटिशियन जान के ये एक्ट बना रहे हैं क्योंकि इनको पता है सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वॉइड कह के बोल देगा, इसको एबियंस में डाल देगा, तो ये लोग ये मैसेज देना चाह रहे हैं एससी एसटी ओबीसी और मुसलमानों को कि देखो हमने तो तुम्हारे लिए ये किया था पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तो ये बताने की कोशिश करें कि हम ही तुम्हारे मसाया हैं और कोई नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही कारण है। देखिए, राहुल गांधी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये देश 15 टुकड़ों में टूटे या 20 या 26 टुकड़ों में टूटे। राहुल गांधी को पीएम बनना है उनमें से किसी एक टुकड़े पे, जैसे नेहरू जी को बनना था कि भाई ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान बन जाए, पश्चिमी पाकिस्तान बन जाए, जितना हिंदुस्तान बचे उसके बने। राहुल गांधी को बिल्कुल ही, तभी तो राहुल गांधी भागे भागे पहुंचे थे जब जेएनयू के अंदर नारा लगा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वैसा नारा लगाने के समर्थन में आप कैसे खड़ी हो सकती? लेकिन हुआ। उस वक्त जेएनयू के वामपंथियों का तर्क यह था कि कैंपस के अंदर पुलिस नहीं आएगी, लेकिन रोहित वेमुला एक्ट और यूजीसी के नाम पर कैंपस के अंदर पुलिस आएगी। और अभिषेक ये, हाँ क्योंकि बोलिए 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 बोलिए। नहीं नहीं, अब एक टोन में शिफ्ट आया है, क्योंकि अब आप देखिए कहीं सड़क पर भी ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, जैसे ना लोग टोक रहे हैं बीच में से एकदम रैंडम आके, कोई कह रहा नहीं नहीं ब्राह्मणवाद तो ऐसे नारा, क्यों नारा है ब्राह्मणवाद? तुम लगाओ तो यही बात पे इस्लामवाद के नाम पर लगा सकते हो, नहीं लगाओगे ना। तो इनको अब कॉर्नर करना पड़ेगा इनके ऊपर। अब तक क्या है कि पिछले 20-30 सालों से हिंदू समाज की गलती है कि हमने इनका ये नारा सुना, इन डफली गैंग का। अब नारा नहीं सुनेंगे, अब तुम ये नारा लगाओगे एफआईआर करवाएंगे, नस्ल भेदी टिप्पणी के अंदर एफआईआर करवाएंगे, करवाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं हमारे पास है। जी। अच्छा अभिषेक, एक और चीज है इस ये रोहित वेमुला एक्ट में जो ये कांग्रेस पास कर रही है कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स को कवर नहीं करता, टीचर्स को भी कवर करता है, नॉन टीचिंग स्टाफ को भी कवर करता है। उन्होंने भी कुछ इनको कहा तो उनके लिए सेम सजा का प्रावधान है। क्रेजी है दिस। आप कल्पना कीजिए कि शिक्षक पढ़ा ही नहीं पाएगा, सवर्ण समाज का शिक्षक भी नहीं पढ़ा पाएगा, पता नहीं कब किसको किस बात पर आपत्ति हो जाए और शिक्षक के अगेंस्ट ये कंप्लेन कर दे। वाइवा में आंसर नहीं दे रहा है, अब वहां पे नंबर तो दे नहीं सकते, तो होगा कि भाई इंटरव्यू में इंटेंशनली फेल किया। मैंने देखा है ना कि अब चूंकि आईएएस आईपीएस के उस समाज के जो लड़के होते हैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। आप 2003 में जब हमारी पॉकेट मनी 2,500 रुपए हुआ करती थी, एक आईएएस का लड़का था कॉलेज में जो पढ़ता था, उसका मोटा सैलरी आता था, सब कुछ संस्थान में फ्री ही था, और उस समय उसके पास काइनेटिक की स्पोर्ट्स बाइक थी।
हाँ? उस वक्त वो विल्स की महंगी सिगरेट नेवी कट पीता था। तो आप, मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूं, फिर वैसे लड़के को वाइवा में नंबर भी नहीं आते थे। 3 साल में उसके 17 पेपर बैकलॉग थे। उसमें सारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 2, डेटा एनालिटिक्स में आया था। फिर उसका फिजिक्स बैक था, मतलब साइंस, फिजिक्स में तो सारा आता था। साइंस बैक था, मैथमेटिक्स के दोनों पार्ट बैक थे। ये सब कुछ उसके बैकलॉग में थे, क्योंकि पढ़ेगा नहीं। और सारे लैब, जो लैब होते थे, वो सारे लैब में बैकलॉग थे, क्योंकि वो मन के अंदर है कि भाई मैं तो उस तबके से हूं जहां थोड़ा भी कुछ करके पास हो जाऊंगा एक बार किसी तरह, तो थोड़ा भी नंबर लाके मुझे नौकरी मिल जानी है। सुपर ओवर कॉन्फिडेंस। और तब ये लॉ भी नहीं था कि वो टीचर के ऊपर इल्जाम लगा दे और पास करवा ले अपने आप को। नहीं, तब कहाँ लॉ था? तब तब वाइवा में तो उसके पसीने छूटते थे। मुझे याद है कि उससे एक साधारण क्रिचॉफ्स लॉ किसी ने पूछ दिया था। उसे क्रिचॉफ्स करंट लॉ और क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ पता नहीं था, जो कि 12th लेवल का क्वेश्चन आंसर है। तो ये स्थिति बनी रहती है। ये कोई, ये नहीं। अब चूंकि चाहती है कांग्रेस की यही कुछ हो जाए पूरे देश में, वो जानते हुए सिर्फ उन्माद बढ़ाना है, क्योंकि टिकेगा नहीं कोर्ट में। ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, दीदी आप जानती हैं, इन दोनों को पूरी तरह से वायलेट करता है। ये समानता के अधिकार को रौंद देता है, छीन लेता है। उसके ऊपर जो जिस प्रकार से माओ ने चीन के अंदर बुलडोजर चलाया था ना, ये वही बुलडोजर है जो कांग्रेस कानून के माध्यम से चला रही है। और फिर आकर के कहेंगे कि देश संविधान से चलेगा। देश संविधान से ही चलाना चाहते हैं हम भी तो यही कह रहे हैं, देश संविधान से चलेगा, ये असंवैधानिक है। और अभिषेक, आपको जी पता है कि ये जैसे अगर सपोज एक कोई सब्जेक्ट है, सपोज ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, उसमें थोड़े से कोई चैप्टर्स हैं, अगर ये SC ST OBC और इन लोगों को नहीं पसंद आया तो आपको वो भी बदलना पड़ेगा कि ये करिकुलम नहीं चलेगा। वो भी है इस एक्ट में। टीचर इंस्टीट्यूट को हाँ, वो भी, और इंस्टीट्यूट ने कुछ कहा तो इंस्टीट्यूट को फाइनेंशियल एड गवर्नमेंट देना बंद कर देगी। राहुल गांधी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी मनोहर कहानियां पढ़वा दें इंस्टीट्यूशन में। मनोहर कहानियां पढ़वा दें, सरस सलील पढ़वा दें हम। क्योंकि पसंद तो फिर उनको कोई सब्जेक्ट नहीं आता ना। 35 नंबर लाने वाले लोग भी कहेंगे कि देश देवी देवताओं, आप देखिए जितनी ये खास करके अंबेडकरवाद के नाम पर आते हैं, ये कहेंगे कि देश विज्ञान से चलेगा, संविधान से चलेगा, सनातन धर्म को गाली देंगे। भाई साहब तो विज्ञान में तोप मार लेते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में 80 85 नंबर लाए होते, नहीं आया नंबर 33 है, ग्रेस मार्क से किसी तरह पास हुए, सारी सुख सुविधा होने के बाद भी सही कह रहे ना। अगर वास्तव में कोई शोषित पीड़ित दलित आदमी, जिसके अंदर, जिसके पास मूलभूत पढ़ाई की सुविधा ना है, और फिर भी वो 33 नंबर लाता है, तो अभिषेक तिवारी सैल्यूट करेगा, बोले भाई ये आदमी है जो स्ट्रगल कर रहा है। अब एक यहां पर लाना पड़ेगा। विकास दिव्यकीर्ति ने कहा कि सोचिए आप गांव में हो और दलित जाति से हो, तो आप यहां बैठ करके इंटरव्यू नहीं ले पाती। उस आदमी को पता है भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? वो स्वतंत्र भारत के पहले पैदा हुए होंगे। पहली दलित विधायिका सरोज जी, वो 68 में बन गई थी। अभी जो महामना माननीय राष्ट्रपति महोदया हैं, वो ग्रामीण परिवेश से ही आती हैं। उससे पहले रामनाथ कोविंद जी भी ग्रामीण परिवेश से ही आते रहे। उससे पहले KR नारायणन जी थे। तो ये कुतर्क कब तक चलेगा कि हम शोषित हैं, दलित हैं? अरे भैया आप मंत्री हैं एक स्टेट में, अलग अलग स्टेट में, सेंटर के अंदर भी ऐसे सभी जातियों के ज्यादातर अभी तो मंत्री OBC शेड्यूल ट्राइब समाज से ही है।
उनका बेटा भी अगर कहे कि हम शोषित हैं, वंचित हैं और इसका लाभ हमको मिलना चाहिए, तो यही अपराध तो देश को डुबाता है। और क्या अपराध है? आईएएस आईपीएस के बेटे नहीं, आपके पास वो सारी व्यवस्थाएं हैं जिससे आप अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। आप बराबर नहीं, आप सुपीरियर हैं। और फिर भी अगर आपके 30, 35, 32 नंबर आ रहे हैं तो व्यवस्था में खामी है, प्रॉब्लम व्यवस्था में है। एक और बात, ये लोग स्वयं उस व्यवस्था को जन्म देते हैं कि असमानता है। सही कह रहे हैं। असमान ये व्यवस्था जो है असमानता का प्रतीक है। उदाहरण देता हूं, किस लालू प्रसाद यादव ने अपना हार्ट ट्रांसप्लांट भी कहां करवाया? सिंगापुर में। क्यों नहीं करवाया सरकारी हॉस्पिटल में? मन में क्या भाव था? चलिए, तेजस्वी यादव जी की पत्नी, सामाजिक न्याय देख के देवता माने जाते हैं लालू यादव जी, उनके बेटा हैं, तो सामाजिक न्याय के देवता के बेटे सुपुत्र, इन्होंने अपनी पत्नी का डिलीवरी सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं करा? लाखों लोग भारत वर्ष में करा रहे हैं, सुख सुविधा में मिलती, एम्स जैसे हॉस्पिटल में तो करा ही सकते थे। ऐसी क्या विश्वास की कमी है? क्योंकि इनको पता है कि इस व्यवस्था ने जन्म दिया है कि -40 कट ऑफ पर भी पीजी के डॉक्टर पीजी के लिए स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है। सही कह। इस व्यवस्था ने यही जन्म दिया है। पहले हमारे गुरुजी, कौन सी व्यवस्था सही है ये दर्शक आकलन करेंगे। मैं जिस सरकारी विद्यालय में पढ़ा, मेरे पिताजी इंजीनियर है और सरकारी विद्यालय में पढ़ता था। हमारे उस विद्यालय में सभी जाति धर्म पंथ के लोग एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ते थे। गुरुजी आते थे एक स्टिक लगा करके और सबकी ठुकाई कर देते थे, गलत बताओगे या कुछ भी। तो वहां तो जाति धर्म का विभेद नहीं था। एक डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईएफएस सबके बच्चे उसी सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं। अब इस व्यवस्था ने जन्म दिया, उसके बाद चूंकि पता है कि मैडम उस वर्ग से आई हैं और इनका फिजिक्स छोड़िए, मतलब ज्योग्राफी में भी 40 नंबर के बजाय इनका कट ऑफ सिलेक्शन का जो है वो 35 था, तो ज्योग्राफी की अच्छी शिक्षिका नहीं है। इन्होंने अब खैर ये सरकारी विद्यालय में शिक्षिका बन गई, उससे कोई दिक्कत नहीं, चलो बन गई। अपने बच्चे को तो पढ़ा लेती सरकारी विद्यालय में, नहीं, इनका बच्चा भी पढ़ेगा संत मैरी स्कूल में। तो गरीब हो, रिक्शे वाला, सबको आपने सरकार जानबूझ करके सरकारी विद्यालयों की, हॉस्पिटल की आपने व्यवस्थाएं खराब की। फिर नेताओं ने अपने पैसों से खड़ा किया प्राइवेट स्कूल, और उस प्राइवेट स्कूल में 5,000, 10,000, 15,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से, चाहे वो ठेले वाला हो, रिक्शा वाला हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आईएएस हो, उसका बेटा पढ़ रहा है, महीने का 15,000 रुपए स्कूल, कोचिंग, ड्रेस, फलाना ढिमकाना में खर्च कर रहा है। ये शोषण नहीं है तो क्या है? पर मुझे लगता था अभिषेक जी, कि शायद मोदी जी के आने से ये सब चीजें ठीक होंगी। इट्स गेटिंग वर्स और बेकार हो रही चीज। जानती हैं दीदी, व्यवस्थाएं तो यही चला रहे हैं। अब मान लीजिए कोई दलित नेता ही है, मैं कई नेताओं को जानता हूं जिनके स्कूल हैं और वो किसी भी समाज से हो, लेकिन दलित नेता का ही करोड़ों रुपया लगा हुआ है प्राइवेट स्कूल में, वो चाहेगा कि सरकारी विद्यालय ठीक हो जाए? आप मुझे ये सही कह बताइए, रहे हैं। फिर उसका स्कूल कैसे चलेगा? फोर्टिस हॉस्पिटल से लेकर के अपोलो हॉस्पिटल सिर्फ इलाज के नाम पे नहीं, उसके नाम पर इंश्योरेंस का धंधा चल रहा है। अरे रे 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 रे, एक बार बीमारी हो गई ना बेटवा, सारी सेविंग चली जाएगी। प्रति माह 500 रुपए में हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। पहले हमारे दादा दादी, जिस गांव में हम लोग रहते थे, बुखार लगा, कुछ भी लगा, सरकारी हॉस्पिटल से जाकर के एक खुराक लेकर के आगे खा लिया, ठीक हो गया। आज मेरी बच्ची को बुखार हो जाए, मैं भागे भागे बगल के क्लिनिक में पहुंचता हूं, देखने का, दवा का, सबका खर्च 1,000 रुपए। ऐसा नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जेनरिक मेडिसिन की पूरे देश भर में दुकानें खुलवा दी हैं और बहुत टॉप नॉच क्वालिटी की दवाएं मिल जाती है।
लेकिन मन तो बना दिया ना आपने कि सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठेगा नहीं बैठेगा, वो अपने प्राइवेट क्लिनिक में बैठेगा, और प्राइवेट क्लिनिक में बैठेगा ही क्योंकि आपने व्यवस्था ऐसी बना के रखी है। तो इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए मोदी काफी नहीं है। समाज में कौन बात कर सकता है कि नहीं भाई, आरक्षण से दलितों का, ओबीसी सबका नुकसान हो रहा है, आरक्षण के अंदर कुछ मूलभूत चीजों को बदलने की आवश्यकता है। मिनिमम कट ऑफ मार्क कितना होना चाहिए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में नहीं होना चाहिए, सरकारी स्कूलों को सुधारना है। अरे बीपीएससी से करा लो, यूपीएससी से एग्जाम करा लो, कट ऑफ मार्क तो वही रखोगे ना। 12 नंबर ला करके फिजिक्स में वो आर्किमिडीज और न्यूटन तो बनेगा नहीं, और बनाने की भी क्षमता नहीं है। तो वो जो शिक्षक जिनको पढ़ाएगा उससे 12 नंबर के बाद 2 नंबर 5 नंबर बनाने वाले ही निकलेंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है। जी। चलो, इसका तो कोई इलाज मुझे निकलता दिख नहीं रहा, तो चलो हम चलते हैं अब वेस्ट बंगाल। क्या हो रहा है वेस्ट बंगाल में? वेस्ट बंगाल में चमत्कारिक काम हो रहा है। मुसलमान को भी शेड्यूल कास्ट में लाया जा रहा है। बोला है तुम भी आओ यार, सब यहीं आ जाओ। रोहित वेमुला एक बेकार है। जब हम मुसलमान ईसाई सबको शेड्यूल कास्ट ही बना देंगे तो टेंशन की ही बात नहीं रहेगी। वहां अलग फ्रॉड चल रहा है। अब ये आपको लगता है कि दिक्कत क्या यूजीसी है? का बंगाल के इलेक्शन में फर्क पड़ेगा, इफेक्ट आएगा? नहीं 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 नहीं, नहीं आएगा, नहीं आएगा। उसका कारण है बंगाल की समस्याएं अलग हैं। वो स्टेट आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहा है। वहां का जो शोषित समाज का बच्चा है, दलित है, वो सब भी। अब आप बताइए, मैं आपकी स्क्रीन के सामने रखता हूं ये न्यूज, जो मैंने कहा कि वहां के दलित समाज के बच्चों का अधिकार मारा जा रहा है, अगर मुसलमान को भी एससी में लेकर के आओगे। अब आप देखिए ये न्यूज को, अगर आप ध्यान से देखिएगा। अब मेरा यही कहना है कि ये जो प्रावधान है, ये जो सारी चीजें हैं, आप कैसे अधिकार मार सकते हैं? तो वो स्टेट इटसेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहा है। वहां यूजीसी की बात नहीं, वहां पर स्वयं दलित, शोषित, पीड़ित, ये सब भाजपा के समर्थक हैं, और जितने अधिकतर हिंदू हैं वो इसलिए क्योंकि स्टेट बचेगा, आइडेंटिटी बचेगी, तब अपनी लड़ाई लड़ेंगे। वहां तो वो स्थिति आ गई है। तो बंगाल के अंदर वो समस्या नहीं है। बीजेपी को सिर्फ 4% एक्स्ट्रा जंप करना, बंगाल जीत जाएगी। और ये जो वो 4%। ये जो बीजेपी जी। वाले इस बारी अमित शाह ने आई थिंक रियलाइज किया होगा, तो ये टीएमसी के जो लीडर्स हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं बीजेपी, उनको नहीं ले रहे हैं। उनको समझ आ गया होगा कि नहीं इस ले चीज रहे। का ये बैकफायर करता है, तो इस बारी नहीं ले रहे हैं उनको। बिल्कुल, ये हमेशा बैकफायर करता है। आप कल्पना कीजिए कि मान लीजिए आप भाजपा के लिए या राष्ट्र के लिए बहुत समर्पित हैं, और एक घोर भाजपा विरोधी, सवर्ण विरोधी, या फिर प्रो डेवलपमेंट विरोधी वामपंथी आकर के भाजपा का मीडिया सलाहकार बनने लगे, आपको बुरा नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो बंगाल के अंदर क्या हुआ था कि लोकसभा में इनका 40% वोट शेयर था 2019 में, 2021 में 38% पर आ गया, क्योंकि जिन लोगों के विरुद्ध ये भाजपा के लोग लड़ रहे थे, उन्हीं लोगों को टीएमसी से ये ला करके टिकट देने लगे, कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में हुआ। अच्छा, दूसरा क्रोध का कारण था कि भाई कैलाश विजयवर्गीय स्वयं किसी तरह से जान बचा के भागे थे। उनको जब लोग फोन करे, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा था 2 मई 2021 के बाद, तो फोन भी ना उठे, ना कोई मदद आए, तो क्रोध वो भी कारण था। ये तो शुभेंदु अधिकारी जब नेता प्रतिपक्ष बने, इन्होंने लिटरली एक एक ईंट रख करके फिर से भाजपा को रीबिल्ड करने का प्रयास किया है। ये तो शुभेंदु अधिकारी की अपने आप में। अच्छा देखिए, जिस तरह से हेमंता बिश्व शर्मा या योगी आदित्यनाथ मूल रूप से संघ या भाजपा के नहीं है, उसी प्रकार से शुभेंदु अधिकारी भी मूल रूप से भाजपा के नहीं है, लेकिन हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहा है वो आदमी, टिका हुआ है, हर मुद्दे पर लड़ रहा है, और सराहना करता हूं मैं उस आदमी की। वरना टीएमसी में सेकंड नंबर का आदमी होता था वो आदमी छोड़ दे, सब कुछ कर सकता था शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के अंदर रह करके। तो ममता बनर्जी
फिर भी बोला तो नहीं ममता हमने। बनर्जी अब इस बारी फिर से वहीं से खड़ी होंगी जहां से पहले हारी थी। नहीं, वो संभव नहीं है ना, वो अब संभव नहीं है ममता बनर्जी के लिए। वो समझ गए कि वहां से तो चुनौती देना बेवकूफी हो जाएगी। वो विपरीत एटमॉस्फेयर में भी जीते थे, और लोकसभा में अगर 2024 का अगर नंदीग्राम के आसपास का पूरा रिजल्ट देखे तो सारी सीटों पर भाजपा आगे थी। तो इस बार तो विक्ट्री मार्जिन भी और बड़ी हो जाएगी। तो वो हाथ से जा चुका है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या जो बचा खुचा है वो हाथ में रहेगा कि और नहीं वहां कितनी टीएमसी के। सीटें होंगी इस बारी जो स्टेट इलेक्शन में उस एरिया में? देखिए मेजोरिटी मार्क, हाँ, मेजोरिटी मार्क जो है आपको 248 का चाहिए, सॉरी 148 सीटें चाहिए 294 में से। तो 148 का नंबर इनके पास होगा तो मेजोरिटी में है। अगर मैं 3 इलेक्शन को कैलकुलेट करूं ना दीदी, 2021, 2019 और 2024, इन 3 इलेक्शन को मैं देख रहा था तो अराउंड 140 ऐसी सीट्स थी जहां कभी ना कभी बीजेपी बढ़त में रही है। तो ऐसा एकदम अजूबा नहीं हो जाएगा, मिरेकल टाइप का नहीं हो जाएगा अगर भाजपा सत्ता में आ जाएगी। तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, लोग मान नहीं रहे हैं इस बात को। और आपको लगता है कि ये जो जैसे अभी अमित शाह जी आए थे 2 दिन के लिए बंगाल, तो दिलीप घोष भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। और क्या बीजेपी ने बंगाल में कम से कम अपने हाउस को ऑर्डर में कर लिया है, अपने लोगों को इकट्ठा करके और सब नेताओं को इकट्ठा करके कुछ संभाला है? पूरी तरह, पूरी तरह से तो नहीं। अभी भी भाजपा के पास जो कैडर है ना, वो हर जगह उतना प्रेजेंस नहीं रखता है, और जहां रखता है वहां पे बहुत छुप छुप छुपा के काम हो रहा है, क्योंकि टीएमसी की गुंडई से भी तो बचना है ना। तो ये तो है, हालांकि फिर भी जो जो कार्ड्स हैं, अब जिन कार्ड्स, देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि आपके हाथ में जो पत्तियां है उसी पत्ती पर तो आप गेम खेलोगे ना। कलर तो सारा सेट टीएमसी ने किया है। अब मेरे हाथ में इक्का भी नहीं है, बादशाह भी नहीं है, बीवी भी नहीं, गुलाम भी नहीं, नहले दहले पे ही काम चलाना है, वो चलाएंगे। लेकिन 2-4 पत्तियों के बाद वो गेम खाली होगा, तो फिर हो सकता है मेरे पार्टनर के पास भी कुछ अच्छा हो। पार्टनर वो होगा यहां पर जो मुस्लिम वोट को विभाजित करे ना करे, थोड़ा बहुत डेंट लगा ले। जैसे अब अगर मुर्शिदाबाद वाले ही अधीर रंजन चौधरी भाजपा में हाँ आ वही जाए, मैं बोलने वाली थी। तो उसका एक प्रभाव क्या पड़ेगा, सिर्फ मुर्शिदाबाद का नहीं, कांग्रेस का जो कैडर है जो बाकी जगह का, वो शिफ्ट हो जाएगा, वो आधे परसेंट का गेम आपको हो लगता जाएगा। है ये हो सकता है? क्योंकि कांग्रेस, हाँ, अधीर रंजन चौधरी के अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो रहा है, तो वो हो वो आ सकता है। जाएंगे बीजेपी में? अब वो अलग बात है, मैं वही कह रहा हूं कि आएगा नहीं आएगा, लेकिन इस वक्त तो अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस ने अकेला छोड़ दिया है। उसे फर्क नहीं पड़ता बंगाल में क्या हो रहा है। तो अधीर रंजन चौधरी भी तो बेबस है, उनके पास भी तो आगे की राजनीति देखनी है, और देखना है क्या होता है आखिरी समय में। अच्छा, ये जो हुमायूं कबीर है, इन्होंने एक बयान दिया कि 2024 में हिंदू को बे ऑफ बंगाल में डालने का बयान दिया था। तो वो ममता बनर्जी के बोलने पे ही दिया होगा, तो इसका कोई फर्क पड़ेगा बंगाल इलेक्शन? वो तो ऑलरेडी बाबरी बना रहा है, अब तो बात ही खत्म हो गई। अब तो जो प्रभाव, देखिए प्रभाव सिर्फ एक ही चीज का पड़ेगा, वो प्रभाव पूर्वी पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, पूर्वी बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, लड़ाई उसी पर होनी है। उसमें उस पिच पर ममता बनर्जी कैसे बैटिंग कर लेती है और बीजेपी कैसे बैटिंग कर लेती है, इतनी ही चीज है। और आपको शक नहीं होता कि ये है ममता बनर्जी का ही आदमी है अभी भी? पहले तो रहा ही है टीएमसी में, ऐसा तो है नहीं। और वो तो कब बयान है, फरहाद हकीम ने तो खुलेआम कहा कि जो इस्लाम में नहीं जन्मा जन्मा है वो दुर्भाग्यशाली है। हाँ, हमारा दायित्व है कि सबको इस्लाम के अंदर लेके आए। फरहाद हकीम तो इस वक्त टीएमसी का लिटरली नंबर 2 है। तो फिर सब ममता बनर्जी का ही है, यत्र तत्र सर्वत्र, पुलिस भी उनका, सिस्टम भी उनका, ईडी वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बात ही खत्म। जब आखिरी प्रश्न मेरा, ये जो वाव मोमो कंट्रोवर्सी है, ये क्या है? इसका क्या इफेक्ट आएगा इलेक्शन में? 25 लोग मारे गए हैं, कई लोग तो मिल ही नहीं रहे हैं। हाँ, मुर्शिदाबाद में फिर से वो सब जो घटनाएं हुई, देखिए जब स्टेट इस तरह से करने लगे और हर मुद्दे को दबा जाए, चाहे वो आरजीकर हो या मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, बशीरहाट हो, एक दो प्रकरण हो, तो वहां तो सिर्फ सिंगूर और नंदीग्राम हुआ था, लेफ्ट पलट गया था।
अभी इतना होने के बाद भी अगर लोग अभी भी ममता के साथ टिके रहेंगे तो भगवान बचाए। किंतु पिछली बार और इस बार में मुझे एक अंतर लग रहा है, जो अंतर लोग नोएडा हाउस की मीडिया नहीं समझ रही है। महिलाएं पिछली बार ममता बनर्जी के साथ थी, इस बार महिलाएं नहीं है, और ये जो चेंज आएगा ना, वो बड़ा और चेंज अभिषेक आएगा। अभी भी वो बोल सकती है मैं 2,000 रुपए महीना दूंगी, फिर विमेन इधर आ जाएंगी, सब महिला इधर। ऐसा ऐसा केजरीवाल ने भी प्रॉमिस किया था, नहीं आई ना, एक बार चली जाएंगी तो नहीं आएंगी। महिलाएं क्या है ना कि स्विच भी कहीं यूं ही नहीं होती, और स्विच ऑफ भी ऐसा नहीं होता। वो तो अब एक बार केजरीवाल की तरफ जब स्विच गई तो अगली बार भी वो रही, और जब हटी तो हटी गई। नहीं, ये वो है ना। लालच इस बार बीजेपी ने बढ़ा दिया था, 2,500 रुपए महीने का दिया था, वो कोई स्मॉल अमाउंट नहीं है। तो ममता बनर्जी भी तो दे सकती है। हाँ, तो ममता बनर्जी दे सकती है, बीजेपी बड़ा लालच दे देगी। गेम्स ऐसे ही खेलनी पड़ेंगी। चलो। गेम्स तो गेम्स तो ऐसे ही चलो खेलते देखते हैं, और हम बातचीत करते रहेंगे वेस्ट बंगाल पे। थैंक यू सो मच। हैं। जी, थैंक यू सो मच।